स्वागत करता हूं आपका हमारे JBM CIB मीट सिंपल के चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो लेसन के माध्यम से आप रूरल बैंकिंग के मॉड्यूल बी को क्विकली रिवाइज कर पाएंगे। दोस्तों इसी प्रकार से मैंने मॉड्यूल ए का क्विक रिवीजन सेशन बनाया था। तो फ्रेंड्स उसी तरह से आप अगले 30 से 40 मिनट में मॉड्यूल बी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को रिवाइज कर पाएंगे। चलिए हम लोग साथ साथ एक एक चीज़ को रिवाइज करते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात कि हमारा जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सिस्टम था रूरल सेक्टर का, ये स्टार्ट हुआ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी 1904 में। कोऑपरेटिव क्रेडिट एजेंसी दोस्तों स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन नहीं हुई एक्सेप्ट इन फ्यू स्टेट। दोस्तों कॉमर्शियल बैंक को इंट्रोड्यूस किया गया 1967 में ताकि जो क्रेडिट का डिमांड था उसको फुलफिल किया जा सके। दोस्तों नेशनलाइजेशन मेजर कमर्शियल बैंक का हुआ था 1969 से 1980 के बीच में। दोस्तों जो ओवरऑल सेटअप था रूरल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का इंडिया में, इसके अंदर कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, कमर्शियल बैंक और स्मॉल फाइनेंशियल बैंक आते हैं। RBI का बहुत सारा फंक्शन है जैसे नोट इशूइंग अथॉरिटी, बैंकर्स बैंक, बैंकर्स टू गवर्नमेंट, ये इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करता है। RBI परफॉर्म करता है प्रमोशनल फंक्शन ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सपोर्ट कर सके। एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश किया गया 1935 में ताकि पॉलिसी मेजर को इनिशिएट कर सके जो कि रूरल क्रेडिट से रिलेटेड है। दोस्तों RBI का जो रोल है एग्रीकल्चर क्रेडिट में ये एक्सपेंड हुआ 1940s में। इसमें दोस्तों एक रिकमेंडेशन प्रोवाइड किया गया कोऑपरेटिव बैंक को। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का डेटा का शो करता है कि बैंक का जो इंपॉर्टेंस है एज ए सोर्स ऑफ रूरल हाउस होल्ड क्रेडिट। दोस्तों इनिशिएटिव लिया गया था कि बैंकिंग सर्विस को एक्सपेंड कर सकें दूसरे कंट्री रिमोट एरियाज़ में, जैसे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, बिजनेस फैसिलिटेटर को लाया गया। RBI ने गाइडलाइन रिवाइज किया ओपनिंग बैंक ब्रांच का। इसने मैंडेट किया कि जो बैंकिंग आउटलेट के 25% है वो ओपन होंगे अनबैंक्ड रूरल एरिया में यानी URCs में। URC को डिफाइन किया जाता है एक रूरल सेंटर Tier 5 और Tier 6 जो कि बैंकिंग फैसिलिटी को लैक करता है। दोस्तों कोऑपरेटिव क्रेडिट सिस्टम को इस्टेब्लिश किया गया ताकि थ्राइफ्ट को प्रमोट कर सकें और म्यूचुअल हेल्प को प्रमोट कर सके रूरल एरिया में। क्रेडिट के इंक्रीज डिमांड के कारण ग्रीन रिवॉल्यूशन एरा में कमर्शियल बैंक को लाया गया ताकि क्रेडिट नीड को मीट कर सके एग्रीकल्चर सेक्टर का। RRB को क्रिएट किया गया 1975 में। इसका फोकस था कि क्रेडिट प्रोवाइड कर सके स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को कुछ एरियाज़ में। दोस्तों फाइनेंशियल इंक्लूजन की नीड को रिकॉग्नाइज करते हुए स्मॉल फाइनेंशियल बैंक को इस्टेब्लिश किया गया ताकि प्रोवाइड कर सके सेविंग व्हीकल्स और क्रेडिट टू अनसर्व्ड एंड अनडिजर्व्ड सेक्शन। RBI का बहुत सारा फंक्शन है, मैंने बताया आपको। इशूइंग करेंसी नोट्स, बैंकिंग टू द बैंक के लिए बैंकर के रूप में काम करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट करना। RBI गाइडेंस प्रोवाइड करती है कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन को, कमर्शियल बैंक को और RBI को, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक को। दोस्तों फिर बताया जा रहा है कि RBI का जो ECD है एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट है, इस्टेब्लिश किया गया 1935 में। ये एग्रीकल्चर क्रेडिट को पढ़ता है और कंसल्टेशन प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को और बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन को। RBI के एक्ट के अंदर प्रोविजन है फाइनेंशियल एकोमोडेशन ग्रांट करने का कोऑपरेटिव बैंक को। ये फाइनेंस और सपोर्ट प्रोवाइड करता है कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर को। दोस्तों एक कमेटी है, एक कमेटी ने ऑब्जर्व किया इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ रूरल क्रेडिट रिकमेंडेड बाय द ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी। तो ये ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी है। दोस्तों इस कमेटी ने ऑब्जर्व किया कि कोऑपरेटिव सिस्टम में क्या वीकनेस है और इसने रिकमेंड किया इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ रूरल क्रेडिट। RBI फाइनेंस प्रोवाइड करती है स्टेट गवर्नमेंट को कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन के लिए। जो रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी है इसने रिकमेंड किया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को क्रिएट किया जाए ताकि रेमिटेंस फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें। RBI ने ARDC यानी एग्रीकल्चर रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को इस्टेब्लिश किया 1963 में रिफाइनेंस एजेंसी के रूप में ताकि वो टर्म क्रेडिट प्रोवाइड कर सके एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए। दोस्तों फिर बताया जा रहा है कि एग्रीकल्चर क्रेडिट का मात्र 3% प्रोवाइड किया गया कोऑपरेटिव के द्वारा 1954 में। RBI ने रिकमेंड किया इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ रूरल क्रेडिट ताकि एड्रेस कर सके कोऑपरेटिव सिस्टम में वीकनेस को। जो इसने इस्टेब्लिश किया नेशनल एग्रीकल्चर क्रेडिट फंड एंड नेशनल एग्रीकल्चर क्रेडिट फंड 1956। दोस्तों रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी ने रिकमेंड किया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को क्रिएट किया जाए एज ए पार्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ रूरल क्रेडिट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में जुलाई में फॉर्म किया गया। RBI ने एग्रीकल्चर रिफाइनेंस कॉर्पोरेशन को इस्टेब्लिश किया 1963 में, जिसका नाम ARDC बाद में रख दिया गया। ARDC होता है एग्रीकल्चर रिफाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ARDC रिफाइनेंसिंग प्रोवाइड करती है बहुत सारे बैंकों को एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए। RBI ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया रूरल क्रेडिट को एक्सपेंड करने में कोऑपरेटिव के द्वारा जब तक नाबार्ड का फॉर्मेशन ना हो जाए। ये रिफाइनेंस प्रोवाइड करती है, प्रमोशनल एक्टिविटी प्रोवाइड करती है। 1967 से पहले फाइनेंशियल एग्रीकल्चर रिस्पॉन्सिबिलिटी था कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन का। कमर्शियल बैंक को लाया गया ताकि प्रोवाइड कर सके फाइनेंस किसे एग्रीकल्चर सेक्टर को 1967 के बाद। और RBI इस्टेब्लिश किया गया 1975 में ताकि क्रेडिट फैसिलिटी मिल सके रूरल को। दोस्तों नाबार्ड को इस्टेब्लिश किया गया 1982 में। ये एक सेपरेट बैंक था अंडर RBI अम्ब्रेला ताकि वो फोकस इंटेंशन प्रोवाइड कर सके रूरल क्रेडिट को। दोस्तों नाबार्ड रिफाइनेंस प्रोवाइड करता है लैंडिंग इंस्टीट्यूशन को रूरल एरिया में। ये प्रमोट करता है इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट को, इवैल्यूएट करता है, मॉनिटर करता है, इंस्पेक्ट करता है क्लाइंट बैंक को। ये कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करता है रूरल क्रेडिट प्लानिंग में। दोस्तों नाबार्ड रिफाइनेंस प्रोवाइड करता है, लोन और एडवांस प्रोवाइड करता है लैंडिंग इंस्टीट्यूशन को। दोस्तों बात करें STCCS का यानी शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर का, तो ये एक बैलेंसिंग सेंटर के रूप में काम करता है। फंड को चैनलाइज करता है डिस्ट्रिक्ट सेंटर कोऑपरेटिव बैंक के बीच में। ये एक इंटरमीडिएटरी के काम करता है DCCB, RBI और मनी मार्केट के बीच में। ये फॉर्मुलेट करता है, एक्सटेंड करता है क्रेडिट पॉलिसीज़ को कोऑपरेटिव मूवमेंट के लिए। हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों STCCS का। ये दोस्तों सुपरवाइज करेगा, रेगुलेट करेगा, इंस्पेक्ट करेगा, गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है ताकि फंड को चैनलाइज कर सके RBI नाबार्ड से।
दोस्तों नबार्ड प्रोवाइड पॉलिसीज फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट टू द रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव। इसके अंदर पॉलिसी सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट बॉडीज को और रूरल कोऑपरेटिव फंक्शन को। दोस्तों एक CPEC है यानी सेंटर फॉर प्रोफेशनल एक्सीलेंस इन कोऑपरेटिव है, और ये दोस्तों ये ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट है। इसके थ्रू फाइनेंशियल सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट वगैरह मिलता है। नबार्ड ने इनिशिएट किया है बहुत सारा प्रोग्राम रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव जो कि नॉर्दर्न स्टेट में है। ये प्रोग्राम एड्रेस करता है स्पेसिफिक इशू फेस बाय द कोऑपरेटिव बैंक इन दिस रीजन। दोस्तों नबार्ड ने इनिशिएट किया प्रोजेक्ट ऑन कोर बैंकिंग सॉल्यूशन इन द कोऑपरेटिव। ये इसमें क्या होता है कि कोऑपरेटिव को हायर टेक्नोलॉजी तक लाया जाए, हाई टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पे लाया जाए ताकि वो दूसरे बैंक के साथ कम्पीट कर सके। नबार्ड ने इंप्लीमेंट किया एक पायलट स्कीम ऑन फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इन सेलेक्टेड रूरल कोऑपरेटिव बैंक। दोस्तों नबार्ड गाइड करती है, सपोर्ट करती है आइडेंटिफाइड वीक कोऑपरेटिव बैंक को ताकि वो टर्न अराउंड स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट कर सके, अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सके। नबार्ड का जो बैंकर इंस्टीट्यूशन फॉर रूरल डेवलपमेंट है वो ऑर्गेनाइज करता है ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर पर्सनल ऑफ कोऑपरेटिव बैंक, और ये रिसर्च और कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है कोऑपरेटिव बैंक के डेवलपमेंट के लिए। ओके, फिर दोस्तों बताया जा रहा है नेक्स्ट पॉइंट में कि नबार्ड स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शन कंडक्ट करती है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का, STCB का, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का, DCCB का, और RBs का, अदर इंस्टीट्यूशन का। दोस्तों फिर ऑफ साइट सर्विलेंस सिस्टम यानी OSS को इंप्लीमेंट किया जाता है ताकि रिव्यू कर सके फाइनेंशियल ऑफ सुपरवाइज इंस्टीट्यूशन बिटवीन इंस्पेक्शन एंड प्रोवाइड वार्निंग सिग्नल व्हेन नेसेसरी। नबार्ड ने प्रमोट किया सब्सिडी जैसे कि नैपकॉन्स कंसल्टेंसी सर्विस, नैपफिन्स, नैप समृद्धि, नैपसिकन, नैप्स एडवेंचर एंड नैप फाउंडेशन। दोस्तों लीड बैंक की स्कीम का एम है कि वो फ्लो ऑफ बैंकिंग फाइनेंस को बढ़ा सकें ताकि प्राइवेट सेक्टर को और ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ रूरल सेक्टर को प्रमोट कर सकें। दोस्तों भी बताया जा रहा है कि लीड बैंक स्कीम 1996 में लाया गया ताकि ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें, ताकि फ्लो ऑफ बैंकिंग फाइनेंस प्राइवेट सेक्टर तक बढ़े। लीड बैंक को असाइन किया गया रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द एफर्ट ऑफ क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। लीड बैंक स्कीम को रिव्यू किया गया 2009 में। कमिटी था उषा स्वराट कमिटी, डिप्टी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द कमिटी फाउंड द स्कीम यूजफुल इन इंप्रूविंग द ब्रांच एक्सपेंशन, डिपॉजिट मोबिलाइजेशन एंड लेंडिंग टू द प्राइवेट सेक्टर। कंसेंसस रीच हुआ दैट स्कीम कंटिन्यू रहे। गाइडलाइन इशू किया गया इंप्लीमेंटेशन एंड ग्रेट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर बैंक। दोस्तों एक कमिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI को रिव्यू स्कीम को रिव्यू किया। एक्शन पॉइंट इशू किया गया SLBC कन्वीनर को या लीड बैंक को और नबार्ड को बेस्ड ऑन द कमिटी रिकमेंडेशन। दोस्तों फोरा अंडर लीड बैंक स्कीम, तो ब्लॉक लेवल बैंकर कमेटी यानी BLBC एक फोरम है ब्लॉक लेवल पे ताकि कोऑर्डिनेशन हो सके क्रेडिट इंस्टीट्यूशन और डेवलपमेंट एजेंसी के बीच में। ये प्रिपेयर करती है, रिव्यू करती है ब्लॉक क्रेडिट प्लान के इंप्लीमेंटेशन को। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि DCC क्या होता है। फ्रेंड्स, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CIB, यदि आपको किसी स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है इन द फॉर्म ऑफ PDF, मॉक टेस्ट, वीडियोज़ एंड थ्योरी PDF, MCQ PDF, दोस्तों हमारे पास सारा कंटेंट अवेलेबल है जो कि आपकी प्रिपरेशन को और अच्छे कर देगा। सारे तरह का क्वेश्चंस है, क्विक रिवीजन सेशन हमारे पास दोस्तों 150 से 200 MCQ पर यूनिट है जो कि मोर देन सफिशिएंट है एक यूनिट को कवर यूनिट पे कमांड लाने के लिए। यदि आपको किसी भी तरह की स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है फॉर एनी ऑफ द पेपर ऑफ CIB, देन प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन द नंबर शोन ऑन द स्क्रीन। आई विल बी ग्रेटफुल टू प्रोवाइड यू द सपोर्ट रिगार्डिंग CIB। सो फ्रेंड्स, DCC के बारे में बात करते हैं। लेट्स कंटिन्यू अवर डिस्कशन ऑन DCC। देखिए DCC एक कॉमन फोरम है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बैंकर्स और गवर्नमेंट एजेंसी को कोऑर्डिनेट करने का डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को चेयर किया जाता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा। क्वार्टरली मीटिंग होता है, लीड बैंक की तरह कन्वीन किया जाता है। LDM यानी लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर एक क्रूशियल रोल प्ले करता है लीड बैंक स्कीम की इफेक्टिवनेस में। मीटिंग कन्वीन करना और स्टैंडिंग इशूज़ को रिजॉल्व करना। LDM को एक्सपेक्ट किया जाता है कि लीडरशिप स्किल पॉजेस करें। दोस्तों रूल्स एंड LDM की बात करें तो मॉनिटर करना इंप्लीमेंटेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान, एसोसिएट विद द सेटिंग ऑफ द फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर RCT बाय द बैंक्स, एसोसिएट विद ऑर्गेनाइजेशन। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है, लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट। एसोसिएट विद द सेटिंग ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी Center FLC RCT by bank, associate with the organizing financial literacy camp by FLC and rural branches of bank, hold annual sensitization workshop for bank and government official, convene quarterly meeting of client prospective client to create awareness and gather feedback। डिस्ट्रिक्ट लेवल रिव्यू कमेटी की बात करें यानी DLRC की बात करें तो DLRC मीटिंग चेयर किया जाता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा और अटेंड किया जाता है डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमेटी के मेंबर्स के द्वारा। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को इन्वाइट किया जाता है यानी MP MLA जिला परिषद चीफ को इन्वाइट किया जाता है। ये इंप्लीमेंटेशन को रिव्यू करते हैं जो भी प्रोग्राम है लीड बैंक स्कीम के अंदर। ये मीटिंग डेट को फिक्स करते हैं जो कंसिडरिंग द कन्वीनियंस ऑफ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। DLRC डिसीजन डिस्कस किया था DCC मीटिंग में। एनुअल कैलेंडर ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी मीटिंग, ये एनुअल शेड्यूल प्रिपेयर करते हैं DCC का और DLRC मीटिंग का कैलेंडर ईयर बेसिस पे। दोस्तों बताया जा रहा है कि स्टेट लेवल बैंकिंग कमेटी की बात करें तो FX फोरम है कोऑर्डिनेशन इन ऑल स्टेट, चेयर किया था चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द कन्वीनर बैंक। रिप्रेजेंटेटिव बहुत सारे बैंक के होते हैं, क्रेडिट एजेंसीज RBI नबार्ड के होते हैं। हाई लेवल पार्टिसिपेशन होता है, चीफ मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर इन्वाइट किया जाता है अटेंड करने के लिए। फिर दोस्तों बताया जा रहा है नेक्स्ट पॉइंट में कि रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव, तो ओपनिंग स्टेटस ऑफ ओपनिंग बैंकिंग आउटलेट एंड बैंक विलेज, रिव्यू ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हर्डल्स, ये सभी चीज़ को रिव्यू किया जाता है। एक अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है बहुत सारे स्कीम के बारे में। दोस्तों अचीवमेंट अंडर एनुअल क्रेडिट प्लान, प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग, ये सभी चीज़ को रिव्यू किया जाता है। फ्लो ऑफ क्रेडिट टू MSME, अफोर्डेबल हाउसिंग, रिव्यू ऑफ KCC लोन एंड क्रॉप इंश्योरेंस। दोस्तों डबलिंग ऑफ फार्मल इनकम बाय 2022। CD रेशियो क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट
विद CD रेशियो बिलो 40% को रिव्यू किया जाता है, ठीक है। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो दोस्तों, फिर बताया जा रहा है कैश डिपॉजिट रेशियो दोस्तों, बताया जा रहा है कि जो NPA का रिव्यू क्या सिस्टमेटिक लैंडिंग में नहीं किया जाता है। फिर बताया जा रहा है कि SLBC मीटिंग का एजेंडा है रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव, इम्प्लीमेंटेशन आस्पेक्ट ऑफ लीड बैंक स्कीम, प्रिपरेशन ऑफ क्रेडिट प्लान, मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ क्रेडिट प्लान, परफॉर्मेंस रिव्यू इन वेरियस फोरा दोस्तों, रिव्यू ऑफ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस कॉरस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे दोस्तों इंप्लीमेंटेशन आस्पेक्ट है PLP यानी पोटेंशियल लिंक क्रेडिट प्लान, मॉनिटर किया जाता है दोस्तों, मॉनिटरिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम बाय RBI, MIS बाय RBI, रिव्यू ऑफ क्रेडिट डिसबर्समेंट फॉर प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग एंड लैंडिंग टुवर्ड गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम। यहाँ पे आपको DCP यानी डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान प्रिपेयर करना है, डेटा ऑन एनुअल क्रेडिट प्लान फॉर रिव्यूइंग क्रेडिट फ्लो, डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम बाय ईयर 2022, कंट्रोलिंग ऑफिस ऑफ द बैंक सर्कुलर ब्लॉक वाइज एक्टिविटी वाइज पोटेंशियल टू ब्रांच फॉर ब्रांच क्रेडिट प्लान BCPs, रिव्यू थ्रू बैंकर्स ब्लॉक लेवल बैंकर्स कमेटी, रिव्यू ऑफ CD रेशियो, NPAs एंड रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन इन केस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज़। यहाँ पे दोस्तों स्पेशल ब्लॉक लेवल बैंकर्स कमेटी होते हैं, मीटिंग फॉर द फाइनलाइजिंग ब्लॉक क्रेडिट प्लान। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि डिस्कशन ऑन पॉलिसी इनिशिएटिव ऑफ द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट RBI। फिर नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं दोस्तों, सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप कंडक्ट किया था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के लिए, CEO के लिए, जिला परिषद के लिए हर एक साल, ताकि एजुकेट कर सके बैंक के बारे में, बैंकिंग के बारे में, लीड बैंकिंग स्कीम के बारे में दोस्तों। एक्सपोजर विजिट शुड बी अरेंज्ड फॉर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टू SLBC कन्वीनर ऑफिस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लीड बैंक स्कीम, क्रेडिट प्लानिंग अंडर लीड बैंक स्कीम, फॉलो अ बॉटम अप अप्रोच। जो पोटेंशियल लिंक क्रेडिट प्लान होता है दोस्तों, उसको PLP कहा जाता है, कि प्रिपेयर किया जाता है ताकि आप आइडेंटिफाई कर सके डेवलपमेंट पोटेंशियल थ्रू बैंक क्रेडिट कंसिडरिंग फैक्टर लाइक फिजिकल पोटेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। PLP का फोकस होता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस पे, कार्बन फुटप्रिंट को कम करना, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। प्री PLP मीटिंग कंडक्ट किया जाता है एनुअली, ताकि व्यूज़ को और कंसर्न को गैदर कर सकें रिगार्डिंग क्रेडिट पोटेंशियल और प्रायोरिटी सेट कर सकें PLP में इंक्लूड करने का। DCP यानी डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान को प्रिपेयर किया जाता है एग्रीगेटिंग ब्लॉक क्रेडिट प्लान एंड DCP और इवेंचुअली एग्रीगेटिंग टू स्टेट लेवल क्रेडिट प्लान। जो परफॉर्मेंस होता है क्रेडिट प्लान का रिव्यू किया जाता है अलग लेवल पे, जैसे ब्लॉक लेवल बैंकर्स कमेटी BLBC, डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमेटी DCC, डिस्ट्रिक्ट लेवल रिव्यू कमेटी DLRC, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी SLBC। RBI मॉनिटर करती है लीड बैंक स्कीम को मॉनिटरिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम के माध्यम से, जिसको MIS कहते हैं, जिसके अंदर स्टेटमेंट होता है ACP टारगेट के लिए। और दोस्तों फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं लीड बैंकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है। तो लीड बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में RBI करती है। 12 पब्लिक सेक्टर बैंक, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, करंटली असाइन किया गया लीड बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी इन 726 डिस्ट्रिक्ट्स। SLBC, ULTBC, UTLBC एक एपेक्स फोरम है स्टेट और यूनियन टेरिटरी लेवल पे, जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करता है। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अंदर लीड बैंक स्कीम जो फोकस है लीड बैंक स्कीम का, वो शिफ्ट हो गया इंक्लूसिव ग्रोथ और फाइनेंशियल इंक्लूजन, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंटरमीडिएटरी ने इनेबल किया बैंकों की अपने ऑर्डर्स को एक्सपेंड कर सकें। दोस्तों बैंक को एडवाइस किया गया कि वो 100% फाइनेंशियल इंक्लूजन डाले रूरल एरिया में, CBS इनेबल बैंकिंग आउटलेट को ओपन करे। SLBC कन्वीनर बैंक इशू को एड्रेस करते हैं, जैसे रोड, डिजिटल कनेक्टिविटीज़, लॉ एंड ऑर्डर। RBI ने रोड मैप लॉन्च किया नवंबर 2009 में, ताकि बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कर सके विलेज में। इसका पॉपुलेशन दोस्तों 2000 से ऊपर है। 2012 में जून 2012 में दोस्तों गाइडलाइन प्रोवाइड किया गया विलेजेस को, इसका पॉपुलेशन 2000 से कम है। SLBC कन्वीनर बैंक और लीड बैंक को एडवाइस किया गया ताकि वो प्रोसेस को कंप्लीट कर ले। दोस्तों विलेज पे फोकस, इसका पॉपुलेशन 5000 से ऊपर है। विदाउट अ बैंक ब्रांच ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक टू प्रोवाइड ब्रिक्स एंड वाटर ब्रांचेज। नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन NSFI 2019 से 24 के बीच में एम है कि बैंकिंग एक्सेस प्रोवाइड कर सके 5 किलोमीटर रेडियस के बीच में और 500 हाउस होल्ड इन हिली एरिया। SLBC और UTLBC कन्वीनर बैंक इंस्ट्रक्ट किया गया ताकि बैंकिंग आउटलेट को रिव्यू कर सके। दोस्तों फिर बताया जा रहा है कि बैंक को एडवाइस किया गया कि वह CD रेशियो 60% का अचीव करें रूरल और सेमी अर्बन एरिया के लिए सेपरेटली और ऑल इंडिया बेसिस, ताकि रीजनल इम्बैलेंस को मिनिमाइज कर सके। एक्सपर्ट ग्रुप रिकमेंडेशन सजेस्ट करता है कि CD रेशियो को मॉनिटर किया जाए अलग अलग लेवल पे, इंडिकेटर के बेसिस पे। जिस डिस्ट्रिक्ट का CD रेशियो 40% से कम है, उसके पास स्पेशल सब कमेटी हो ऑफ डिजीज, ताकि मॉनिटर कर सके, एक्शन प्लान को क्रिएट कर सके। दोस्तों ये SSCs का फंक्शन क्या है कि आप मॉनिटरेबल एक्शन प्लान को ड्रॉ कर सकें ताकि CD रेशियो बढ़ा सकें, टारगेट सेट करें, टाइम फ्रेम सेट करें, DCC का अप्रूवल लें। SSC का एम है कि हम CD रेशियो को ग्रेजुअली इंप्रूव करें, टारगेट है एक्सीडिंगली 60% एनुअली। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि बैंक को एडवाइस दिया गया कि वो 100% फाइनेंशियल इंक्लूजन को अचीव करे रूरल एरिया में बैंकिंग सर्विस पेनिट्रेशन के माध्यम से। SLBC कन्वीनर बैंक ने को इशू एड्रेस करना है, जैसे कि रोड, डिजिटल कनेक्टिविटी, लॉ एंड ऑर्डर, पावर सप्लाई, सिक्योरिटी फॉर बैंकिंग एक्सपेंशन। रोड मैप RBI के द्वारा प्रोवाइड किया गया ताकि बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कर सके विलेजेस में, इसका पॉपुलेशन 2000 से ऊपर है। इम्फेसाइज किया गया, इम्फेसिस डाला गया दोस्तों ब्रिक एंड वाटर ब्रांच को ओपन किया जाए विलेज में, इसका पॉपुलेशन 5000 से ऊपर है विदाउट अ बैंक ब्रांच। दोस्तों नेशनल स्ट्रेटजी और फाइनेंशियल इंक्लूजन का एम है कि हम बैंकिंग एक्सेस प्रोवाइड करें सभी विलेज में जिसका विदिन 5 किलोमीटर रेडियस
और 500 हाउस होल्ड इन हिल एरिया। दोस्तों बैंक को एडवाइस किया गया कि वो CD रेशियो 60% से ऊपर रखे रूरल और सेमी अर्बन ब्रांच के लिए ऑल इंडिया बेसिस पे, अवॉइड रीजनल इंबैलेंस इन क्रेडिट डिप्लॉयमेंट। दोस्तों एक्सपर्ट ग्रुप रिकमेंडेशन फॉर मॉनिटरिंग CD रेशियो एट डिफरेंट लेवल बेस्ड ऑन इंडिकेटर्स। स्पेशल सब कमेटी को सेटअप किया गया डिस्ट्रिक्ट जिसका CD रेशियो 40% से कम है। स्पेशल फोकस रखा गया डिस्ट्रिक्ट में जिसका CD रेशियो बिलो 20% है। बैंक का और स्टेट गवर्नमेंट को ज्वाइंटली अडॉप्ट करना पड़ा इन सभी डिस्ट्रिक्ट को और CD रेशियो बढ़ाना पड़ा। दोस्तों कन्वेंशनल मेथड वैसे डिस्ट्रिक्ट में काम नहीं करता, इसका CD रेशियो 20% से कम है। दोस्तों DBT की इंप्लीमेंट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बैंक को एडवाइस किया गया कोऑर्डिनेट करे अथॉरिटी के साथ, इंश्योर करे कि बैंक अकाउंट और आधार सीडिंग बेनिफिशियरी का हो। दोस्तों बैंक को इंश्योर करना है। फिर बताया जा रहा है नेक्स्ट पॉइंट में दोस्तों कि बैंक को इंश्योर करना है कि वो KYC और PML के रूल्स को एडहेयर करे। सर्विस एरिया अप्रोच यानी SSA इंट्रोड्यूस किया गया 1989 में रूरल और सेमी अर्बन डेवलपमेंट के लिए। प्रत्येक ब्रांच को डेजिग्नेट किया गया ताकि वो एरिया को सर्व करे 15 से लेकर 25 गाँव का। SSA को रिव्यू किया गया 2004 में। दोस्तों डिस्पेंसिंग विद नोटिस सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट फॉर हैसल फ्री क्रेडिट इन रूरल सेमी अर्बन एरिया। अल्टरनेट फ्रेमवर्क ऑफ ड्यू डिलिजेंस क्रेडिट हिस्ट्री चेक, सेल्फ डिक्लेरेशन, रजिस्ट्रेशन, पीयर मॉनिटरिंग। दोस्तों इन्फॉर्मेशन शेयरिंग अमॉन्ग लेंडर की बात करें तो बैंक को एडवाइस किया गया कि वो इन्फॉर्मेशन को शेयर करें अमॉन्ग लेंडर। इन्फॉर्मेशन सर्च की बात करें बैंक को इंकरेज किया गया कि वो इन्फॉर्मेशन सर्च को कंडक्ट करे। बैंक को इंस्ट्रक्ट किया गया कि वो इन्फॉर्मेशन सबमिट करे सारी CICs को, जो कि RBI के इंस्ट्रक्शन रिक्वायरमेंट। CIC कौन होते हैं? क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि फार्मर का इनकम डबल करें 2022 तक। स्ट्रेटजी के अंदर इरीगेशन में फोकस, क्वालिटी सीड, इन्वेस्टमेंट इन वेयर हाउसिंग एंड कोल्ड चेन। बैंक को अर्ज किया गया कि रिव्यू करे क्रॉप लोन डॉक्यूमेंटेशन को। लीड बैंक को एडवाइस किया गया कि वो NABARD के साथ क्लोजली काम करें ताकि क्रेडिट प्लान को प्रिपेयर कर सके, डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम एज रेगुलर एजेंडा। SLBC और UTLBC को इंस्ट्रक्ट किया गया ताकि वो एक डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करे पायलट के रूप में ताकि एक्सपेंड कर सके और डिपेंड कर सके डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को। दोस्तों बताया जा रहा है कि STCBs क्या है? एक बैलेंसिंग सेंटर के रूप में काम करती है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के रिसोर्सेज के लिए। इंटरमीडिएटरी होती है DGCB और RBI के बीच में। ये फॉर्मुलेट करती है और एक्सटेंड करती है क्रेडिट पॉलिसी को कोऑपरेटिव मूवमेंट के लिए। ये सरप्लस फंड को इन्वेस्ट करती है DGCB का, सुपरवाइज करती है, रेगुलेट करती है, इंस्पेक्ट करती है DGCB के फंक्शन को। फंड को चैनलाइज करती है जो कि उसने NABARD या RBI से बोरो किया DGCB को, और फार्मर थ्रू प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट को बहुत सारे एंटिटीज से। DCB होता है दोस्तों डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। दोस्तों ये प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल असिस्टेंस PSCS फेडरेटेड टू PSCS दोस्तों फाइनेंशियल असिस्टेंस रिसीव करते हैं DCB से। ये क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं फार्मर को और रूरल बोरो को। STCB दोस्तों चैलेंजेस फेस करती है डिपॉजिट मोबिलाइजेशन में। STCB डिपेंड करती है बोरोइंग फंड फॉर लैंडिंग। फिर दोस्तों बताया जा रहा है नेक्स्ट पॉइंट में कि STCB और DCB के डिफरेंस। जैसे STCB में इम्प्रॉपर लोन अप्रेजल होता है, DCB में डिफेक्ट होता है बिजनेस पॉलिसीज में, STCB में लैक ऑफ सुपरविजन मेथड है, DCB में दोस्तों इनएडिक्वेट अप्रेजल ऑफ लोन है, DCB में दोस्तों माउंटिंग ओवर ड्यूज एट PSCS सिस्टम एंड कोऑपरेटिव प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज। दोस्तों हाई लेवल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बात करें तो ये हमारा STCB ओपन होता है हाई लेवल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के लिए। DCB ओपन होता है हाई लेवल ऑफ पॉलिटिसाइजेशन मैनेजमेंट, अनसाउंड एंड प्रॉपर इन्वेस्टमेंट मेथड। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा STCB में अडॉप्शन ऑफ अनसाउंड एंड प्रॉपर इन्वेस्टमेंट मेथड, लेकिन DCB में दोस्तों हाई लेवल ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस लीडिंग टू इरोजन इन कैपिटल बेस। NABARD इंप्लीमेंट करती है मेजर ताकि वर्किंग को इंप्रूव कर सके। यहाँ भी दोनों केस में एडहेरेंस टू प्रूडेंशियल नॉर्म बाय STCB, एडहेरेंस टू प्रूडेंशियल नॉर्म DCB, यानी प्रूडेंशियल नॉर्म को दोनों को फॉलो करना पड़ता है। दोस्तों फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो एसेट ओवर 340,260 करोड़ एज ऑफ 31 मार्च 2020। दोनों का एसेट आप देख लीजिए, STCB कितना है, DCB कितना है। फिर दोस्तों एक्सपर्ट कमेटी रिकमेंडेशन की बात करें तो 2 tier STCCS प्रपोज बाय एक्सपर्ट कमेटी, PSCS टू वर्क ओनली एज अ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। दोस्तों बताया जा रहा है कि DGCB अनेबल टू मेंटेन CRA ऑफ 9% शुड मर्ज विद अदर। यदि मान लीजिए कि कोई आपका DGCB है वो 9% के CRR को मेंटेन नहीं कर पा रही है तो उससे मर्ज किया जाए। सेटिंग ऑफ डेडलाइन ऑफ CBS एंड बैंकिंग सिस्टम। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है कि PSCS, FSS और LAMPS। PSCS होता है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, FSS होता है फार्मर क्रेडिट सर्विस सोसाइटी, LAMPS होता है लार्ज साइड आदिवासी मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो दोस्तों शेयर कैपिटल की बात करें तो PSCS का 10 से 50 रुपये का होता है ऑर्डिनरी शेयर ऑफ स्मॉल वैल्यू। FSS का शेयर ऑनरशिप डिटरमाइंड राइट एंड नॉन ऑब्लिगेशन। LAMPS की बात करें शेयर कैपिटल इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। लायबिलिटी की बात करें तो PSCS में दोस्तों इनिशियली फॉर्म विद अनलिमिटेड लायबिलिटी बट लेटर कन्वर्ट टू लिमिटेड लायबिलिटी। दोस्तों यदि FSS की बात करें तो लिमिटेड लायबिलिटी टू फैसिलिटेट लिबरलाइजेशन लोन पॉलिसी, और LAMPS की बात करें तो कैसे कोई लिमिटेड लायबिलिटी है नहीं। फंड की सोर्स की बात करें तो शेयर कैपिटल, इंट्रेंस फी, डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स, नॉन मेंबर, रिफंड, रिजर्व फंड, लोन फ्रॉम हायर इंस्टीट्यूशन, जैसे PSCS के फंड है। FSS की बात करें तो लोन ऑप्टेन फ्रॉम DGCB 3 टायर सिस्टम, STCB 2 टायर सिस्टम। और यदि हम LAMPS की बात करें तो जिस तरह की क्रेडिट है, टेक्निकल गाइड, इनपुट सप्लाई है, ये सब इंक्लूडेड है। बोरिंग कैपेसिटी की बात करें तो बोरिंग कैपेसिटी दोस्तों ये PSCS में डिटरमाइन किया जाता है नंबर ऑफ शेयर हेल्ड बाय द मेंबर। FSS में डिटरमाइन किया जाता है मैक्सिमम बोरिंग पावर फिक्स एट 1/6 और 1/6 ऑफ द
टोटल वैल्यू ऑफ द नेट एसेट। और दोस्तों फिर नेक्स्ट मैंने बताया जा रहा है कि सर्विस क्या प्रोवाइड करती है, तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट ऑन पर्सनल सिक्योरिटी, मीडियम टर्म क्रेडिट विच चार्ज ऑन इमूवेबल एसेट, और प्रोडक्शन क्रेडिट, टर्म क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल फॉर रूरल आर्टिसन। दोस्तों मेंबरशिप की बात करें तो विलेज कैन बिकम मेंबर ऑफ सोसाइटी, मेंबरशिप ओरिएंटेड टुवर्ड वीकर सेक्शन पॉपुलेशन। तीनों में डिफरेंस बताया जा रहा है दोस्तों। PSCS ऑपरेट होता है इनिशियली इन 5 to 8 विलेज, बट FSS ऑपरेट इन 10 to 20 विलेज। ये देखिए PSCS है, उसके बाद FSS जो है 10 से 20 विलेज में ऑपरेट होता है। उसके बाद दोस्तों ये जो हमारा सबसे लास्ट LMPS ऑपरेट इन कॉम्पैक्ट एरिया पॉपुलेशन ऑफ रफली 110,000। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो PSCS कंट्रोल बेटर ऑफ सेक्शन इनिशियली, बट FSS एम टू चेंज पावर स्ट्रक्चर इन फेवर ऑफ वीकर सेक्शन। इंटीग्रेशन की बात करें तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ 3 tier कोऑपरेटिव क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये सभी डिफरेंस है दोस्तों। फाइनेंस के सोर्स की बात करें तो बोरिंग फ्रॉम कमर्शियल बैंक या आपका कोऑपरेटिव बैंक, शेयर कैपिटल, गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन। दोस्तों बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजिंग कमेटी कंपोज्ड ऑफ थ्री गवर्नमेंट नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स। लैम्प्स दोस्तों लार्ज स्केल आदिवासी मल्टीपर्पज सोसाइटी होता है ट्रैवल एरिया में। ये कंसिस्टेंट फाइनेंस प्रोवाइड करता है ट्रैवल्स को। कंसिस्टेंट फाइनेंस के अंदर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म्स और कंजम्पशन लोन आता है। हम लोग लैम्प्स की बात कर रहे हैं। लैम्प्स का सोर्स ऑफ फाइनेंस है कोऑपरेटिव बैंक या कमर्शियल बैंक से बोरोइंग। लैम्प्स का जो कंसंट्रेशन होता है मतलब 75% जो रजिस्टर्ड लैम्प्स है कंट्री में वो कंसिडर्ड है मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा में। PSCS बहुत सारे PSCS नॉन वायबल होते हैं क्योंकि इनएडुकेट मेंबरशिप और लो कैपिटल के कारण। एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डॉर्मेंट सोसाइटी इन सम स्टेट्स। दोस्तों जो इम्प्लीमेंटेशन लिया गया वैद्यनाथन कमेटी के अंदर, तो नाबार्ड के द्वारा मेजर लिया गया, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मेजर लिया गया। इसका फोकस था कि हम PSCS को रिकॉग्नाइज करें, स्ट्रेंथन करें। दोस्तों कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, हैंडलूम वीवर कोऑपरेटिव सोसाइटी, हैंडीक्राफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी, डेयरी कोऑपरेटिव, फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सभी एफिलेटेड होते हैं दोस्तों DCCB यानी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से। गवर्नमेंट किया जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के द्वारा। दोस्तों LTCCS यानी लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर, ये ऑर्गेनाइज हुआ था 1920 में। इसका एस्टैब्लिश था लैंड मॉर्गेज बैंक। द पर्पस था कि हम लॉन्ग टर्म लोन को फार्मर को कर दे सकें ताकि वो डेप्ट को रिडीम कर सके लैंड पे। सेंट्रल लैंड मॉर्गेज बैंक को एस्टैब्लिश किया गया ताकि सेंट्रलाइज करे डिवेंचर इश्यूएंस को और कोऑर्डिनेट करे प्राइमरी लैंड मॉर्गेज बैंक्स को। दोस्तों बताया जा रहा है कि सिग्निफिकेंट रोल था ARDB यानी एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक का सिग्निफिकेंट रोल है और ताकि लैंड प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करें, माइनर इरीगेशन को और फार्म मैकेनाइजेशन को 60s और 70s में। दोस्तों 1980 और 1990 तक ARDB प्राइमरी इंस्टीट्यूशन थे जो कि इन्वेस्टमेंट क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं एग्रीकल्चर के लिए। दोस्तों STCCS और LTCCS में डिफरेंस देख लीजिए। PSCS इसका एग्जांपल है और SCARDBS यानी स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट बैंक S का एग्जांपल है। FSS STCCS में आता है और प्राइमरी कल्चर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट PCARDBS LTCCS में आता है। फिर LAMPS हमारा STCCS में है, जबकि नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हमारा LTCCS में है। तो STCCS में क्या होता है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, हैंडलूम वीवर कोऑपरेटिव, ये सभी आते हैं। ये शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और कंजम्पशन लोन प्रोवाइड करते हैं, जबकि ये लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं फार्मर को माइनर इरीगेशन, डेवलपमेंट और फार्मेंटेशन के लिए। जो STCCS है उसमें कोऑपरेटिव बैंक या कमर्शियल बैंक से बोरिंग होता है। ये LTCCS वाले बैंकिंग, ओवरड्राफ्ट और क्रेडिट फैसिलिटी स्टेट एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक से ऑपरेट करते हैं। LTCCS का मैनेजमेंट के अंदर गवर्नमेंट नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स होते हैं, जबकि LTCCS में स्टेट एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक से एफिलिएटेड होता है। चलिए ये समझ में आ गया। अब दोस्तों और भी कुछ डिफरेंस है यहाँ पे, आप एक बार इसको देख लेंगे। फिर बताया जा रहा है दोस्तों कि टू प्रोवाइड का ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्सेस प्रोवाइड करना, क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड एक्टिविटी, डिक्रीज करना प्राइवेट मनी पर रिलायंस, बैंक ब्रांच को एस्टैब्लिश करना इकोनॉमिक बैकवर्ड एरियाज में। और RRB ने इवॉल्व किया हुआ है रीजनल बैंक से लिमिटेड ऑपरेशन टू वैल्यूएबल बैंक विद ऑपरेशन स्पैनिंग इंटायर स्टेट्स। फिर दोस्तों कमर्शियल बैंक भारत ने एक्सपेंड किया अपने रोल को रूरल क्रेडिट में 1950 से लेकर बहुत सारी पॉलिसीज फोकस थे, ब्रांच एक्सपेंशन, क्रेडिट प्लानिंग, प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग, ये सभी को स्टार्ट किया गया। दोस्तों फोकस ऑन एक्सपेंडिंग द ब्रांच नेटवर्क पर्टिकुलर इन रूरल अर्बन एरिया, इंकरेजिंग इंडिविजुअल टू डिपॉजिट देयर सेविंग इन बैंक, यूटिलाइजिंग फंड फॉर ऑल प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, इन्वेस्टमेंट ऑफ द लीड बैंक स्कीम ताकि इंश्योर कर सके क्रेडिट प्लानिंग एट डिस्ट्रिक्ट एट ब्लॉक लेवल, फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान DCC एंड सब्सिक्वेंट सर्विस एरिया क्रेडिट प्लान, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिस्टम टू मैनेज एंड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन सर्विस एरिया, डिफाइनिंग एंड प्रोडींग द कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग एंड allocating credit accordingly to meet the challenges in changing economic needs। फिर बताया जा रहा है दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड, जनरल क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड को इंट्रोड्यूस किया गया जो कि टेलर होता है फार्मर के लिए और जनरल पॉपुलेशन के लिए कि वो फैसिलिटेट एक्सेस टू क्रेडिट, इट प्रमोट बेसिक सेविंग अकाउंट टू इंकरेज सेविंग वन इंडिविजुअल, फैसिलिटेट द रिपेमेंट ऑफ डेब्ट टू द प्राइवेट मनी लेंडर। तो दिस आर सम ऑफ द इशूज। SSCP है दोस्तों, स्पेशल एग्रीकल्चर क्रेडिट प्लान, ये पब्लिक सेक्टर बैंक को मैंडेट करता है कि वो फॉर्मुलेट करे स्पेशल क्रेडिट प्लान फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर ताकि इंप्रूवमेंट को अचीव कर सके क्रेडिट फ्लो में। दोस्तों LAB होता है, LAB को एस्टैब्लिश किया गया 1966 में। इसका फोकस है लोकल कंज्यूमर के लिए एक्टिविटीज़ के अंदर लैंडिंग टू एग्रीकल्चर, एलाइड एक्टिविटी, SSI, एग्रो इंडस्ट्री एक्टिविटी, ट्रेडिंग एक्टिविटी, नॉन फार्म सेक्टर आते हैं। 3 LAB है आंध्र प्रदेश में और पंजाब में। SFB होता है स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, 2014 में लॉन्च किया गया। इसका फोकस है अनसर्व्ड और अनडिजर्व सेक्शन में सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेस यूनिट एंड स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। पेमेंट बैंक को रजिस्टर्ड है दोस्तों हमारा कंपनीज एक्ट 2013 में। इसका एम है कि हम सर्विस प्रोवाइड कर सकें माइग्रेंट लेबर फोर्स, लो इनकम हाउस होल्ड, स्मॉल एंटरप्रेन्योर को। KSC की बात करें तो KSC इंप्लीमेंट किया गया कमर्शियल
यूनिवर्सल बैंक के द्वारा टाइमली और क्रेडिट सपोर्ट प्रोवाइड करता है फार्मर्स को। जैसे ही फार्मर्स इंडिविजुअल, जॉइंट बोरोवर, ऑनर कल्टिवेटर ये सभी एलिजिबल है। क्रेडिट लिमिट डिमांड किया जाता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। शॉर्ट टर्म लिमिट ऑफ फर्स्ट ईयर यानी क्रॉप स्केल ऑफ फाइनेंस इनटू कल्टिवेटेड एरिया प्लस एडिशनल एक्सपेंस। फिर दोस्तों लिमिट फॉर सब्सिक्वेंट ईयर यानी फर्स्ट ईयर लिमिट प्लस 10% फॉर सक्सेसफुल ईयर प्लस एस्टिमेटेड टर्म लोन अमाउंट। दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी है, फार्मर फंड को ड्रॉ कर सकते हैं जैसे उनकी रिक्वायरमेंट है और पेमेंट कर सकते हैं जब फंड अवेलेबल है। लोन टाइप की बात करें, केसी का पर्पज है कि शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट को मीट कर सके। फ्लेक्सिबल रिपेमेंट पीरियड होता है 12 महीना के अंदर डिपेंडिंग ऑन द एक्टिविटीज। मार्जिन कोई सेपरेट मार्जिन नहीं होता है क्रॉप लोन के लिए। टर्म लोन के लिए मार्जिन एज पर आरबीआई गाइडलाइन, हाइपोथिकेशन ऑफ क्रॉप टू सर्टेन लिमिट। फिर दोस्तों इंटरेस्ट ऑफ पेंशन फॉर प्रॉम्प्ट रिपेमेंट ऑप्शन टू अवेल ऑफ एडिशनल इंश्योरेंस स्कीम। दोस्तों इनिशियल डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट होती है। फिर दोस्तों ये प्रोसेसिंग फीस बहुत सारी बैंक खुद डिसाइड करती है। किसी सब लिमिट अकाउंट फैमिलीज फार्मर्स प्रोवाइडेड विद शॉर्ट टर्म सब लिमिट कम सेविंग अकाउंट। फिर दोस्तों ओवर द ईयर बहुत सारे बेनिफिट्स ऐड किए गए केसी स्कीम में। रिवाइज गाइडलाइन आरबीआई नाबार्ड के द्वारा इशू किया गया। डिसबर्समेंट जो है ब्रांचेस के माध्यम से, बीसी के माध्यम से, पीओएस और मोबाइल में ट्रांसफर हो सकता है। स्पेशल केसी कंसिडर मार्जिनल फार्मर फ्लेक्सिबल क्रेडिट लिमिट बेस्ड ऑन लैंड होल्डिंग एक्सपेंसेस। दोस्तों केसी सब लिमिट की बात करें, फार्मर को शॉर्ट टर्म सब लिमिट्स कम सेविंग अकाउंट प्रोवाइड किया जाता है। केसी को एनपीए तब माना जाता है यदि आउटस्टैंडिंग बैलेंस ड्रॉइंग लिमिट से ज़्यादा हो जाए। दोस्तों कंसेशन लोन जो है किसी नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट के अगेंस्ट दिया जाता है ताकि वेयर हाउस में आप स्टोर कर सकें। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स केसी और क्रॉप लोन फॉर डेजिग्नेटेड बैंक ये सब एलिजिबल हैं। दोस्तों एक्चुअल वैल्यू ऑफ द प्लेस प्रोडक्ट का 75% तक आप दे सकते हैं लोन अमाउंट, मैक्सिमम ऑफ 3 लाख। दोस्तों फिर बताया जाए इंटरेस्ट रेट 7% पर एनम फॉर लोन अगेंस्ट एनडब्ल्यूआर। लोन ड्यूरेशन 6 महीना के लिए होगा। रिकवरी ऑफ आउटस्टैंडिंग क्रॉप फ्रॉम द लोन अगेंस्ट एनडब्ल्यूआर। फिर दोस्तों फार्मर्स एलिजिबिलिटी कौन होते हैं, वैसे फार्मर का लैंड होल्डिंग और एंगेज एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में। शॉर्ट टर्म लोन दोस्तों बेस्ड ऑन क्रॉपिंग पैटर्न कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन। एमपीएल यानी मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट शॉर्ट टर्म लोन फॉर द 5th ईयर प्लस एस्टिमेटेड लॉन्ग टर्म लोन रिक्वायरमेंट। तो इस बेसिस पे आप एमपीएल निकाल सकते हैं। फिर दोस्तों सब लिमिट पर बात करें अलग लोन्स की, तो फ्रेंड्स इफ यू वांट टू गेट इन डिटेल रिगार्डिंग दिस काइंडली व्हाट्सएप में नंबर शोन ऑन द स्क्रीन, आई विल प्रोवाइड यू द डिटेल रिगार्डिंग दिस। फिर दोस्तों डिसबर्समेंट चैनल क्या है, ब्रांच ऑपरेशन, चेक, एटीएम, डेबिट कार्ड, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, पॉइंट ऑफ सेल। वैलिडिटी रिन्यूअल की बात करें तो किसान क्रेडिट कार्ड वैलिड होता है 5 साल के लिए एनुअल रिन्यूअल के साथ। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों लिंक होता है बैंक रेट से, डिस्क्रिशनरी फॉर बैंक। फिर दोस्तों बेसिक फीचर ऑफ नाबार्ड रिफाइनेंस सपोर्ट की बात करें तो कैश क्रेडिट लिमिट जो कि नाबार्ड सैंक्शन करती है एसटीसीबी आरआरबी को कंसल्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट रिफाइनेंसिंग के लिए और डायरेक्ट लेंडिंग पर्पज के लिए। रिफाइनेंस रेगुलेट किया जाता है बेस्ड ऑन द नॉन ओवरड्यू आउटस्टैंडिंग एंड मंथली इंस्टॉलमेंट टू नाबार्ड रिफाइनेंस रूल की बात करें तो नाबार्ड डेडिकेटेड एसटीआरसी रिफाइनेंस फंड को मेंटेन करता है कोऑपरेटिव बैंक और आरआरबीज के लिए। दोस्तों बैंक का क्या रोल है, प्रोविजन ऑफ रिलीफ इन नेचुरल कैलामिटीज़। तो बैंक रिलीफ प्रोवाइड करती है फार्मर को जो कि कैलामिटीज से अफेक्टेड है। पेमेंट पीरियड 2 से 5 साल का होता है। फिर अनिवार्य सर्टिफिकेट इशू किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वो सर्व करता है बेसिस फॉर ग्रांटिंग रिलीफ फीचर। क्रॉप इंश्योरेंस की बात करें जो भी फार्मर क्रेडिट फैसिलिटी में अवेल करते हैं वो अपने क्रॉप को कवर करते हैं क्रॉप इंश्योरेंस के द्वारा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। टर्म लोन प्रोवाइड किया जाता है एग्रीकल्चर मशीनरी, ट्रैक्टर्स, लाइव स्टॉक, माइनर इरिगेशन एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप। एग्रीकल्चर स्कीम की बात करें तो एरिया डेवलपमेंट स्कीम फॉर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट। बैंकिंग प्लान स्कीम फेवरेट डेवलपमेंट एजेंसी इंप्लीमेंटेड बाय बैंक। फिर दोस्तों टाइप ऑफ टर्म लोन की बात करें तो टर्म लोन फॉर एग्रीकल्चर को मीडियम टर्म लोन जो कि रिपेबल होता है 2 से 5 साल में, लॉन्ग टर्म लोन 7 से 15 साल में। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम, बैंकिंग प्लान, इंडिविजुअल बोरोड ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट। बोरोर का जो सेल होता है टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट में से डाउन पेमेंट माना जाता है। जो टोटल लोन अमाउंट है जो कि बैंक प्रोवाइड करती है कैलकुलेट किया जाता है सेपरेटिंग द मार्जिन मनी फ्रॉम टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कैश फ्लो एंड दोस्तों रिपेबल सरप्लस की बात करें तो एक्टिविटी को स्टार्ट करने के बाद फार्मर कैश फ्लो को एसेस किया जाता है। सरप्लस को एस्टिमेट किया जाता है रिपेमेंट के बाद। सफिशिएंट सरप्लस वुड बी लेफ्ट फॉर बोरोवर कंजम्पशन एंड इंश्योरिंग इनकम इज नॉट डिवाइडेड। ग्रेस पीरियड दोस्तों कुछ इन्वेस्टमेंट का लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होता है, इसमें ग्रेस पीरियड चाहिए होता है जब जहाँ पे कोई रिकवरी एक्सपेक्टेड नहीं होता है। एग्जाम्पल जैसे हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, प्लांटेशन एंड पोल्ट्री। तो दोस्तों सजेस्टेड ग्रेस पीरियड नाबार्ड के द्वारा 23 मंथ फॉर डग वेल, 11 मंथ फॉर स्प्रिंकलर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, 12 मंथ फॉर पोल्ट्री, 6 to 7 ईयर फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप। बहुत सारे बैंक अडॉप्ट करती है लोन रिपेमेंट शेड्यूल बेस्ड ऑन इनकम जनरेशन एंड लोन पॉलिसीज। कुछ दोस्तों कॉमन टाइप है जैसे इक्वल इंस्टॉलमेंट, इक्विटी इंस्टॉलमेंट, ग्रेडेड इंस्टॉलमेंट। अब देखिए इक्वल इंस्टॉलमेंट में क्या होता है कि प्रिंसिपल अमाउंट को डिवाइड कर देता है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट से, जबकि विद सेपरेट रिकवरी ऑफ इंटरेस्ट ड्यू। इक्विटी इंस्टॉलमेंट में क्या होता है कि सेम अमाउंट रिपेड थ्रू द शेड्यूल, ये होता है इक्विटी इंस्टॉलमेंट। फिर दोस्तों सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट क्या होता है कि बोरोवर को रिक्वायर होता है कि वो एलिजिबल टेंजिबल सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, इसे बेचा जा सकता है नॉन पेमेंट के केस में। क्रेडिट वर्दिनेस को डिटरमाइन किया जाता है बोरोवर की क्रेडिट एडजस्टमेंट एबिलिटी से, इंटीग्रिटी से, रिस्क बेयरिंग एबिलिटी से। माइनर इरिगेशन की बात करें तो इसमें यहाँ पे स्ट्रक्चर का फाइनेंसिंग होगा। इंडिविजुअल फार्मर लैंड के लिए स्ट्रक्चर में डग वेल, बोरवेल, ट्यूबवेल, पाइपलाइन ये सभी आते हैं। स्ट्रक्चर का चॉइस डिपेंड बेस्ड होता है वाटर लेवल से, सॉइल कंडीशन पे। लिफ्ट इरिगेशन में दोस्तों इरिगेशन का मेथड है जिसमें पंप और सर्च पुल की रिक्वायरमेंट होती है। वाटर को लिफ्ट किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बेनिफिशियल फार्मर को। माइक्रो इरिगेशन में ड्रिप इरिगेशन होता है, वाटर को ड्रिप किया जाता है सॉइल में लो रेट से प्लास्टिक पाइप के माध्यम से। वाटर अप्लाई किया जाता है क्लोज टू द प्लांट, सुटेबल होता है रो क्रॉप के लिए, ट्री, वाइन क्रॉप, हाई वैल्यू क्रॉप के लिए।
फिर दोस्तों स्प्रिंकलर इरिगेशन वाटर को स्प्रे किया जाता है द क्रॉप इन कंट्रोल मैनर। तो देखिए तीनों में अंतर क्या एप्लीकेशन है। फ्रिक्वेंटली स्प्रिंकलर में स्प्रे सिग्निफाइड वाटर, लैंड डेवलपमेंट, लैंड लेवलिंग, शेपिंग, ग्रेडिंग एंड ड्रेनेज नेटवर्क। आपस में डिफरेंस देख लीजिए एक बार। फिर दोस्तों बात करें सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन का क्या फीचर्स है, फिर फार्म मैकेनाइजेशन में क्या फीचर है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, लेबर डेंसिटी घटाता है। फ्लोरिकल्चर दोस्तों इंडिया 1659,000 टन ऑफ लूज फ्लावर प्रोड्यूस करती है हर एक साल एनुअली। फिर मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट तमिलनाडु, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल है। फ्लावर कल्टिवेटेड रोज, टर्बलोज, ग्लैडियस, एंथेरियम, ये सभी फ्लावर्स है। इंडिया का जो फ्लोरिकल्चर एक्सपोर्ट है इसका वैल्यू है 541.61 करोड़। इंडिया का 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है और 6000 से लेकर 7000 मेडिसिनल प्लांट स्पीसीज़ हैं। डिमांड फॉर हाई वैल्यू मेडिसिनल प्लांट इंक्रीज बाय 50%। फिर बताया जा रहा है दोस्तों रूरल गोदाम में ग्रामीण भंडारण योजना एक सब्सिडी स्कीम है ताकि कंस्ट्रक्ट करें, रेनोवेट करें रूरल गोदाम को। दोस्तों क्रॉप्स में फ्रूट, वेजिटेबल, स्पाइसेस, फ्लावर, मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट ये सभी आते हैं। की रोल क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है, ये देख लीजिए। जैसे मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड प्रोग्राम, सो दीज आर द मिशंस। फिर रूरल गोदाम की बात करें, ये हेल्प करता है स्टोरेज और प्रिजर्वेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी फॉर इनोवेशन मेंटेनेंस, एक्सपेंशन ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी। एनिमल इन्वेंट्री की बात करें तो लाइव स्टॉक एग्रीकल्चर के में लिंकेज होता है। फिर वीकनेस की बात करें, लैक ऑफ फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी फॉर डेयरी, सीप एंड गॉट एंड पिगरी। पोल्ट्री का वैल्यू होता है दोस्तों 80,000 करोड़ पे। फिशरीज कंट्रीब्यूट करता है नेशनल इकोनॉमी एंड फूड सिक्योरिटी में। दोस्तों फिशरीज, सेरीकल्चर, हाईटेक एग्रीकल्चर, टिश्यू कल्चर, इसका क्या इशूज़ है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। कमर्शियल फ्लोरिकल्चर का क्या इशूज़ है, क्या अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों मैरिन प्रोडक्ट में प्रॉन, श्रिम्प्स आता है। लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, लो प्रोडक्टिविटी, बूस्ट प्रोडक्शन। हाईटेक एवेटर्स में दोस्तों लिमिटेड फाइनेंसिंग ऑप्शन, इन्वायरमेंटल कंसर्न, एक्सपोर्ट ऑफ फ्रेश फूड यानी क्रेडिट इंटेंसिटी, प्रॉफिट पोटेंशियल, ये सभी दोस्तों इशूज़ हैं। गोल्ड लोन का पर्पस है दोस्तों इजी क्रेडिट फैसिलिटी विदाउट कोलेटरल रिक्वायरमेंट। लोन का लिमिट होता है जो भी गोल्ड का वैल्यू है उसका 90%। मैक्सिमम लोन रिपेमेंट दोस्तों लमसम पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। फिर डॉक्यूमेंटेशन, स्टैंडर्ड एप्लीकेशन फॉर्मेट एंड कंप्लाइंस विद केसी प्रोसीड्यूर। गोल्ड इवैल्यूएशन, वेरिफिकेशन ऑफ प्योरिटी, वेट एंड प्रेफरेंस, ऑनरशिप वेरिफिकेशन। फिर बैंक डिसाइड द पर ग्राम रेट बेस्ड ऑन द पास्ट रेट एंड फ्लक्चुएशन। बैंक गाइडलाइन फॉलो करती है आरबीआई के द्वारा। नॉन फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन टू कंप्लाई विद फेयर प्रैक्टिस कोड। तो एवरेज ऑफ 30 डे क्लोजिंग प्राइस ऑफ 22 कैरेट गोल्ड कोटेड बाय आईबीजे है। दोस्तों यूनिट 11 की बात करें तो आरएनएफएस होता है तो कोई स्टैंडर्ड एविएशन नहीं है। बीआईए बीएसआई दोस्तों टर्म यूज किया जाता है प्लानिंग कमीशन के द्वारा। खादी और विलेज इंडस्ट्री, हैंडलूम, सेरिकल्चर, हैंडीक्राफ्ट, कोयर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, पावर लूम, ये सब बीएसआई सब सेक्टर है। दोस्तों स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है, मोस्टली अर्बन ओरिएंटेड। दोस्तों ट्रेडिशनल इंडस्ट्री की बात करें तो मोस्टली रूरल एंड सेमी अर्बन, क्रिएट पार्ट एंड फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे सिग्निफिकेंस की बात करें स्मॉल स्केल सेक्टर का, लोकल मटेरियल यूज़ करता है, लोकल मैन पावर इंगेज करना, कैटर्स मेन टू डोमेस्टिक मार्केट। आरएनएफएस की बात करें तो दोस्तों इंडिया के पास कुछ प्रॉपर्टी राइट है जो कि वेल डेवलप फाइनेंशियल सिस्टम है, प्रेफरेंशियल एक्सेस टू क्रेडिट सपोर्ट इंस्टीट्यूशन। स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारा डिसीजन मेकिंग इंडिपेंडेंस गेन किया है और कॉम्पिटिशन अमंग स्टेट टू अट्रैक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैज इंक्रीज्ड। बहुत सारे इनिशिएटिव सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट लिए गए जैसे उद्योग आधार मोमेंटम यूएम इंप्रूव, ताकि इंप्रूव कर सके सपोर्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल सेक्टर एंड प्रोवाइड इजी एक्सेस टू गवर्नमेंट स्कीम। दोस्तों लैक ऑफ होमोजेनिटी की बात करें तो रूरल नॉन फार्म सेक्टर इंडिया डाइवर्स है, जोग्राफिकली डिस्पर्स है। सेक्टर को क्लासिफाई करते हैं 3 सेक्टर में, स्टेबल एंटरप्राइज, फोकस ऑन सरप्लस जनरेशन एंड ग्रोथ, सीजनल एक्टिविटीज रिलाइंग ऑन अनपेड फैमिली लेबर और प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी एंड लो अर्निंग पेड वर्कर इन डिसइंटीग्रेटेड लेबर मार्केट। जो तीसरा सब सेक्टर है इसके अंदर पेड वर्कर आते हैं, कैरेक्टराइज किया जाता है लो अर्निंग और डिसइंटीग्रेटेड लेबर मार्केट के द्वारा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट रूरल सेक्टर में रिलेटिवली हाई है, तो वेज को मेजर करना डिफिकल्ट होता है, हाई प्रोपोर्शन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर वर्क के कारण। दोस्तों बताया जा रहा है कि केवीआई सेक्टर क्रिएट करता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर रूरल आर्टिसन एंड प्रोवाइड सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट एट लोअर पर कैपिटा इनकम। फिर केवीआईसी दोस्तों खादी एंड विकास इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन कमीशन एक प्राइमरी प्रमोशनल इंस्टीट्यूशन है केवीआई का। केवीआईसी प्लान करता है, ऑर्गेनाइज करता है, इंप्लीमेंट करता है प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ खादी एंड अदर विलेज इंडस्ट्रीज। फंड फॉर केवीआईसी प्रोग्राम और प्रोवाइडेड मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एमएसएमई। प्राइम मिनिस्टर का इंप्लॉयमेंट जनरेटेड प्रोग्राम पीएमईजीपी, ये क्रेडिट लिंक सब्सिडी प्रोग्राम है नई यूनिट के लिए अर्बन और रूरल एरिया में। स्फूर्ति यानी स्कीम ऑफ फंड फॉर जनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, इसका एम है कि ऑर्गेनाइज करें ट्रेडिशनल आर्टिसन इंडस्ट्री को कॉम्पिटिटिव ग्रुप में। आईएससीसी यानी इंटरेस्ट सब्सिडी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, ये फंडिंग प्रोवाइड करता है कंसर्न इंटरेस्ट रेट वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए। दोस्तों एमपीडी यानी मार्केट प्रमोशन डेवलपमेंट असिस्टेंट, ये प्रोवाइड करता है मार्केट प्रमोशन एंड डेवलपमेंट असिस्टेंट टू खादी इंडस्ट्री। केआरडीपी खादी रिफॉर्म एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, आर्टिसन के अर्निंग को इन्हांस करना, ये सभी काम है। बी कीपिंग दोस्तों ये लाइवलीहुड को इंप्रूव करता है रूरल कम्युनिटी का इनकम जनरेशन के माध्यम से। एमडीओ होता है मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट, ये प्रमोट करता है, असिस्ट करता है खादी के डेवलपमेंट में। फिर दोस्तों हैंडलूम सेक्टर में इंडिया का हैंडलूम सेक्टर ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट कॉटेज इंडस्ट्री है भारत में। प्रत्येक स्टेट ऑफ यूनिक हैंडलूम प्रोडक्ट ऑफर करता है, ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है 43.31 लाख वीवर्स को। फिर दोस्तों एचएसएस यानी
हस्तखाग्र संवर्धन सहायता, ये लूम्स और एसेसरी प्रोवाइड करते हैं वीवर्स को ताकि वो अपनी अर्निंग को इन्हांस कर सके। इन्हांस एजुकेशन ऑफ हैंडलूम वीवर्स एंड चिल्ड्रन। तो दोस्तों कुछ इंडस्ट्री कुछ एजुकेशन फैसिलिटी है वीवर्स और फैमिली के लिए इग्नू और NIOS के कोलैबोरेशन करके इंडियन हैंडलूम ब्रांड ऑफ हाई क्वालिटी हैंडलूम प्रोडक्ट विद ट्रेडिशनल डिजाइन एंड जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट ऑफ द एनवायरमेंट। फिर दोस्तों कॉम्प्रिहेंसिव हैंडलूम क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम, ये मेगा हैंडलूम क्लस्टर को डेवलप करता है जो कि स्पेशलाइज होते हैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना। दोस्तों फाइनेंशियल एसिस्टेंस प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना हैंडलूम वीवर्स और कोऑपरेटिव सोसाइटी को। यार्न सप्लाई स्कीम, ये सारे तरह का यार्न बनाते हैं जो कि मिल गेट प्राइस पे अवेलेबल होता है। हैंडलूम वीवर कॉम्प्रिहेंसिव वेलफेयर स्कीम, ये लाइफ एक्सीडेंटल और डिसेबिलिटी इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड करता है हैंडलूम वीवर या वर्कर को। संत कबीर अवार्ड रिकॉग्नाइज करता है आउटस्टैंडिंग वीवर फॉर द कंट्रीब्यूशन इन प्रिजर्विंग द हैंडलूम कल्चर। दोस्तों बात करें हैंडलूम की, तो हैंडलूम इंडस्ट्री के अंदर कॉटन, सिल्क, वुलन और पॉलिस्टर वीवर आता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एज वेल एज पावर लूम सोसाइटी। रेफाइनेंस स्कीम के अंदर इंडिया पहले लिमिटेड था कॉटन हैंडलूम वीवर सोसाइटी से, बाद में इसको बढ़ा के सिल्क, वुलन और पावर लूम सोसाइटी लाया गया। एडमिनिस्ट्रेशन इनिशियली RBI के तरफ से किया था, लेटर ट्रांसफर टू NABARD। स्कोप है दोस्तों इनकरेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल फॉर वीवर्स आउटसाइड द कोऑपरेटिव सोसाइटी। फिर बताया जा रहा है दोस्तों और भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे क्राफ्ट आते हैं, वुड, स्टोन, मेटल, ग्लास, वूल, बाम्बू, क्ले, टेक्सटाइल। एक्सपोर्ट के लिए सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ऑपरेशन इंक्लूड US, UK, UAE, जर्मनी, फ्रांस। गवर्नमेंट सपोर्ट इंक्रीज इंसेंटिव रेट्स अंडर मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया MEIS। फिर दोस्तों क्राफ्ट काउंसिल ऑफ इंडिया, दस्तर, फिर दस्तकारी हस्त समिति, सासा एसोसिएशन फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन, ये सभी लीडिंग नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन है। दोस्तों हैंडक्राफ्ट सेक्टर की स्कीम की बात करें तो CSDS कॉम्प्रिहेंसिव हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट स्कीम, CDS कॉम्प्रिहेंसिव हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम, मार्केटिंग सपोर्ट, सर्वे एंड स्टडीज, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, MSME, MOM एंड अदर मिनिस्ट्री। फिर दोस्तों कॉर सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे स्फूर्ति यानी स्कीम ऑफ फंड फॉर जनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट बाय कोर बोर्ड। फिर दोस्तों डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। दोस्तों मुद्रा यानी माइक्रो डेवलपमेंट रिफाइनेंस CDB और CDB दोनों तरफ है। सेरिकल्चर सेक्टर के अंदर कल्टिवेटिंग फूड फॉर सिल्क फार्म होता है। सिल्क एक एलिगेंट है, इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस है, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट करती है सेरिकल्चर को मेजर जैसे कि प्रोवाइड करना, हीरिंग सेंटर को स्टैब्लिश करना और सिल्क प्रोडक्शन फेडरेशन को फैसिलिटेट करना। जो सेंट्रल सिल्क बोर्ड रिस्पॉन्सिबल है रिसर्च डेवलपमेंट एंड सीड प्रोडक्शन क्वालिटी पैरामीटर। स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आइडेंटिफाई करते हैं पोटेंशियल फार्मर्स को मलबेरी प्लांटेशन के लिए और फिर सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं उन्हें। बफर स्टॉक की बात करें तो बफर स्टॉक क्रिएट करना रॉ मटेरियल का अंडर द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन NSIC, स्टेट इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता है कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्री को मार्केटिंग में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन और स्कीम के माध्यम से। जो फाइनेंशियल असिस्टेंट अवेलेबल होता है कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और RRBs और दोस्तों SFBs के द्वारा। NABARD दोस्तों ग्रांट लोन प्रोवाइड करती है ऑफ फार्म सेक्टर प्रमोशनल एक्टिविटीज़। दोस्तों फिर नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड की बात करें तो अवार्ड इंस्टीट्यूट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप ताकि रिकॉग्नाइज कर सके यंग एंटरप्रेन्योर को विद NABARD सपोर्ट। CDB इंप्लीमेंट करता है बहुत सारी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ को ट्रेनिंग मार्केटिंग असिस्टेंट के लिए। प्रमोशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन थ्रू ऑर्गेनाइजेशन सच एज CSIR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, MSME टेक्नोलॉजी। ये सभी CSIR इंस्टीट्यूशन में जैसे CLRI, CG, CRI, CFTRI, CI, MMP, फिर दोस्तों CAJRI ये कंट्रीब्यूट करते हैं टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और डेवलपमेंट इन सेक्टर्स लाइक मेटल वर्किंग, पॉटरी, लेदर प्रोसेसिंग। दोस्तों NRDC यानी नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ये फोकस करता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड एक्सटेंशन। ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है जैसे प्रोसेस नो हाउ, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, इंजीनियरिंग एंड ट्रेनिंग फॉर ऑपरेटिंग प्लांट। NSIC की बात करें तो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ये कंट्री वाइड नेटवर्क ऑफर करता है सर्विसेज का, इसमें हायर परचेज, लीजिंग, रॉ मटेरियल, मार्केटिंग, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट ये सभी आते हैं। CAPART नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन को सपोर्ट करता है, रूरल एरिया में असिस्ट करता है, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जाए। ये गैप को ब्रिज करता है टेक्नोलॉजी सेंटर और यूजर के बीच में। रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड विलेज इंडस्ट्री की बात करें तो जैसे कि दोस्तों जमनलाल बालाजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ग्लास एंड सिरामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सब रिसर्च इंस्टीट्यूट है। यूनिट बारे की बात करें दोस्तों MSME बैकबोन होता है इंडियन इकोनॉमी का। पहले स्मॉल स्केल यूनिट को डिफाइन किया जाता है बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। MSME एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, क्लियर डिफिनेशन प्रोवाइड किया। इसमें अमेंडमेंट लाएगा 2015-2020 में। इस अमेंडमेंट का एम था कि इन्वेस्टमेंट लिमिट को एनहांस करें। MSME सेक्टर हाईली वाइब्रेंट है, हाईली डायनेमिक है। KVIC एक्ट को इमेंट किया गया 2006 में ताकि विलेज इंडस्ट्री को डिफाइन किया गया। दोस्तों बहुत सारे मेजर्स लिए गए हैं ताकि MSME को सपोर्ट कर सके। एडवाइजरी मैकेनिज्म तो डिवाइस क्लासिफिकेशन MSME के अंदर क्राइटेरिया होता है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट एज वेल एज टर्नओवर के बेसिस पे। दोस्तों MSME सेक्टर के अंदर 36 मिलियन यूनिट है, 36 मिलियन यूनिट है जो कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं 80 मिलियन पीपल को। MSME लार्ज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, लोअर कैपिटल कॉस्ट पेयर लार्ज इंडस्ट्री। दोस्तों जो MSME सेक्टर है हाईली डाइवर्स है भारत में। फिर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है लार्जेस्ट एम्प्लॉयर, इसके बाद रिटेल ट्रेड सेक्टर आता है, लाइवस्टॉक सेक्टर आता है। फिर दोस्तों MSME का जो फंडिंग होता है बैंक प्रोवाइड करती है, क्रेडिट एजेंसी प्रोवाइड करती है। और फिर दोस्तों उसके बाद NBFC प्रोवाइड करती है।
फिर इंडस्ट्रीज एंड कंसल्टेशन प्रॉफिटेबिलिटी शो की बात करें, ये डिटरमाइन करना कि इंटरप्राइज जो है कंसल्टेंट इंडस्ट्री बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और एसेस करना पोटेंशियल फॉर हायर प्रॉफिटेबिलिटी, इंटरप्राइज रजिस्ट्रेशन एंड लीगल फॉर्मेलिटीज, असिस्टेंट द रजिस्ट्रेशन स्टेटस ऑफ द इंटरप्राइज। जैसे एसेस करना कि यदि ऑफरिंग मैच कर रहा है मार्केट रिक्वायरमेंट को या नहीं मैच कर रहा है, डिटरमाइन करना कि इंटरप्राइज के पास प्लेस है इनोवेटिव प्रोडक्ट के लिए या नहीं, एग्जामिन करना रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी को, प्रोक्योरमेंट प्लानिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टेज, इन सभी चीज़ को दोस्तों रिव्यू करना, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्टिविटी रेशियो को, ताकि टेक्निकल एफिशिएंसी को एक्सेस कर सकें। फिर बताया जा रहा है दोस्तों इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इवैल्यूएट करना कि कितना फ्रीक्वेंटली इन्वेंट्री को सेल्स में बदला जा रहा है, एसेस करना कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ऑप्टिमल हो दोस्तों, फिर दोस्तों मेजर करना कि कैसे क्विकली क्रेडिट से लोग कन्वर्ट किया जा रहा है कैश में, एसेस करना एफिशिएंसी इन मैनेजिंग एंड कॉलेक्टिंग क्रेडिट फ्रॉम कस्टमर, एसेस करना लिक्विडिटी स्ट्रेंथ को, ये सब लिक्विडिटी रेशियो होता है, डेट टर्नओवर रेशियो होते हैं। तो किन किन रेशियो क्या काम है ये बताया जा रहा है। प्रोजेक्ट डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक की बात करें तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड कंसिडरेशन ऑफ द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कैश फ्लो का फीचर कैन नॉट ट्रीटेड इक्वली। यहाँ पे फॉर्मुला होता है दोस्तों डिस्काउंट फैक्टर का 1/1+r होल टू द पावर एन। डिस्काउंट रेट शुड बी बेस्ड ऑन फैसिलिटी कॉस्ट और वेटेड कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, रियल डिस्काउंट रेट एडजस्ट फॉर इन्फ्लेशन रेट। भारतीय कंडीशन में रेट ऑफ 15% कंसिडर किया जाता है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। फिर दोस्तों IRR की बात करें तो ये डिपेंड करता है इंटरनली जनरेटेड रिटर्न बाय द प्रोजेक्ट रेट, जो कि NPV को जीरो बना देगा, इसको कैलकुलेट किया जाता है ट्रायल एरर प्रोसेस के द्वारा। DSCR दोस्तों इंडिकेट करता है प्रोजेक्ट के डेब्ट सर्विस कैपेबिलिटी को, ये कैलकुलेट किया जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म लोन को डिवाइड करके प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट से। DSCR का वैल्यू यदि 1.5 से लेकर 2 के बीच में है ये रीजनेबल माना जाता है। सेंसिटिविटी एनालिसिस डिटरमाइन करता है प्रोजेक्ट के सेंसिटिविटी को, ताकि फ्लक्चुएशन प्रोजेक्ट कितना सेंसिटिव है फ्लक्चुएशन इन क्रिटिकल वैल्यू लाइक इनपुट कॉस्ट एंड आउटपुट कॉस्ट। सिनेरियो एनालिसिस दोस्तों इवैल्यूएट करता है पॉसिबल फ्यूचर इवेंट फॉर और सिनेरियो एंड प्रेडिक्ट फिजिबल आउटकम्स। रिस्क एनालिसिस एनहांस करता है प्रोजेक्ट के एनालिसिस को बाय इंकॉर्पोरेटिंग प्रोबेबिलिस्टिक एनालिसिस। इकोनॉमिक अप्रेजल दोस्तों एग्जामिन करता है प्रोजेक्ट को इकोनॉमिक पॉइंट पर्सपेक्टिव से। सोशल और डिस्ट्रीब्यूटिव अप्रेजल दोस्तों सोशल एनालिसिस को यूज किया जाता है। इन्वायरमेंटल असेसमेंट में इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट होता है, IA होता है, EIA होता है, मैंने अभी आपको बताया सभी के बारे में। मुद्रा लोन प्रोवाइड करती है 10 लाख तक का लोन प्रोवाइड करती है एलिजिबल इंटरप्राइज को। इसका एम है कि माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइज को फॉर्मल फाइनेंशियल फंड मिलाया जाए। मुद्रा एक होली ऑन सब्सिडरी है सिडबी का, कोई कलेक्टर या सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती मुद्रा लोन के लिए। टोटल रिसोर्स अमाउंट है PMI का ये डेटा आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों। सिडबी का एसेट इंस्टीट्यूशन है जैसे ISTSL यानी इंडियन SME टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड, SME रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ISARC इंडियन SME एसेट इकोसिस्टम कंपनी, ये सभी दोस्तों RXIL, STCL, TREDS ये सभी दोस्तों सब्सिडरी हैं हमारे सिडबी के। फिर RBI के पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन की बात करें तो बैंक लेंडिंग टू MSME मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एलिजिबल फॉर प्राइवेट सेक्टर एडवांस लोन पॉलिसी फॉर MSME सेक्टर। फिर दोस्तों कंपोजिट लोन लिमिट फॉर MSME, क्लस्टर बेस्ड अप्रोच, मेथोडोलॉजी फॉर डिटरमाइनिंग इंटरेस्ट रेट, कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर MSME सेक्टर लोन। प्लीज गो थ्रू ऑल दिस थिंग। TREDS क्या है, ट्रेड रिसेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, लोन फैसिलिटी क्या है MSME सेक्टर डेवलपमेंट के लिए, एक्सपर्ट कमेटी कौन है MSME सेक्टर में। फिर उद्योग आधार मेमोरेंडम क्या होता है, एस्पायर स्कीम क्या है, इसका एम है कि हम इनोवेशन रूरल इंडस्ट्री को प्रमोट करें। उद्योग आधार मेमोरेंडम के बीच में डिफरेंस बताया जा रहा है, स्फूर्ति क्या है। सो प्लीज गो थ्रू ऑल दिस थिंग। Okay, this is very important. Core Udyami Yojana, assistant to training institution and schemes. So all these things are very important. So this was our complete revision of unit number module number B of rural banking. यदि आपको इस तरह का लेसन और चाहिए दोस्तों प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें या मुझे व्हाट्सएप करें इस नंबर पे फॉर मोर डिटेल। धन्यवाद।